दोस्तों, कल के वीडियो में आप लोगों ने 1000 से ज्यादा लाइक्स कर दिए। मैंने 550 दिया था। लगा नहीं था कि आप कर पाओगे। तो आज के वीडियो को एंजॉय करो और आज का लाइक एम 1150 दे रहा हूं। देखते हैं आज कर पाते हो कि नहीं। तो अब वीडियो पे चलते हैं। ट्री स्वॉर्ड की अटैक पावर बहुत ज्यादा नहीं थी। लकड़ी होने के कारण वो ना बहुत शार्प थी और ना ही उसमें कोई स्पेशल एनहांसमेंट था। लेकिन ये दुश्मन के लिए एक कभी खत्म ना होने वाला झंझट बन जाती है। जैसे ही ये जमीन को छूती है, ये तेजी से फैलती है, पूरे शहर को वाइन से ढक देती है। इसकी मोटी फाइबर वाली बॉडी इसे जबरदस्त डिफेंस और सेल्फ हीलिंग देती है, खासकर उन म्यूटेंट्स के खिलाफ जो शार्प वेपन्स पर डिपेंड करते हैं। इसकी कमजोरी सिर्फ आग है, लेकिन किलिडोन आग वाला नहीं है। इसलिए लांसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड के जरिए सिर्फ गैप को कवर नहीं किया, बल्कि उसे एडवांटेज में बदल दिया। अब गेम पलट चुका था। लांसलॉट ने ट्री स्वॉर्ड उठाया और अग्रा गेम को बॉडी पर लेकर कैलिडोन पर अटैक शुरू कर दिया। ट्री स्वॉर्ड लांसलॉट की पावर सोखकर जमीन पर फैलने लगा। मोटे मोटे वाइन्स जमीन से निकलकर ग्रीन ड्रैगन जैसे दिख रहे थे। कैलिडोन ने एक ही वार में कई वाइन्स काट दिए, लेकिन वो फिर उगाए। जब तक जमीन है, तब तक ये बढ़ते रहेंगे। लॉन्सलॉट इस जंगल में फुर्ती से मूव कर रहा था, जबकि कैलिडोन को बार बार वाइन्स रोक रहे थे। जैसे ही दोनों की तलवारें टकराईं, वाइन्स ने कैलिडोन की तलवार को जकड़ लिया। लांसलॉट का अटैक रुक नहीं रहा था। अब उसकी ट्री स्वॉर्ड इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कैलिडोन की तलवार के बराबर दिखने लगी। वो बार बार वाइन्स काट रहा था, लेकिन हर बार नई वाइन्स उगाती। कुछ ही देर में उसके हाथ पैर वाइन से बंध गए। किलिडोन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ब्लास्ट से आसपास की हजारों वाइन्स उड़ा दी। लांसलॉट भी उछल गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर से चारों ओर वाइन्स की आवाजें गूंजने लगी। अब वो उड़कर भागना चाहता था। भागना इतना आसान नहीं। चाओस भी जीत गया तो मैं कैसे हार सकता हूं? लांसलॉट चिल्लाया। उसने हाथ उठाया और जैसे वर्ल्ड को कमांड दे दी हो, वाइन्स ने आसमान की ओर हमला कर दिया। कैलेडोन को हवा में ही वाइन्स ने जकड़ लिया और नीचे खींचने लगे। लांसलॉट वाइन्स पर चढ़कर आगे बढ़ा। यह उसका परफेक्ट मोमेंट था। कैलेडोन ने वाइन्स फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना फाड़ता उतना ही उलझता गया। लांसलॉट ऊपर पहुंच गया और उसकी स्वॉर्ड सैकड़ों मीटर लंबी हो गई। उसने पूरी ताकत से कैलिडोन पर स्वॉर्ड गिरा दी। कैलिडोन जमीन पर गिरा और वाइन्स में डूब गया। अब वो कभी नहीं निकल पाएगा। लांसलॉट हंसता हुआ नीचे आया। ये उसका होम ग्राउंड था और यहां वो राजा था। भले ही कैलिडोन फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन यहां उसकी पावर्स रुक गई थीं। आखिरकार आधे घंटे की लड़ाई के बाद लांसलॉट ने उसे खत्म कर दिया। पूरा इलाका ग्रीन प्लांट से भर चुका था। किलिडोन की बॉडी सैकड़ों ट्रीज में फंसी हुई थी। सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। उसके शरीर से निकला खून स्वॉर्ड इन ट्री पी रहा था। लांसलॉट जमीन पर बैठा, स्वॉर्ड गार्ड कर थका हुआ सांस ले रहा था। वो लगभग टूट चुका था, पर जीत मिली थी। अब अगर वो कैलिडोन की एनर्जी सोख ले, तो शायद ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच सकता है। तब वो मर्लिन जैसे पावरफुल नाइट से मुकाबला कर सकता है। लेकिन किंग आर्थर, उसके बारे में सोचना भी अभी बहुत दूर की बात थी। वहीं दूसरी तरफ जैंगी वर्सेस सेम्बामू और लांसलॉट वर्सेस कैलिडोन, दोनों लड़ाइयों में ह्यूमन साइड जीत चुका था। इससे नैश किंगडम के बाकी जनरल्स पर भारी दबाव आ गया था। अब सबसे खतरनाक लड़ाई थी लाई वीएस झांगजू। लाई एक फायर टाइप एलियन, जिसकी पंच में एक्सप्लोजन पावर होती है। उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। लेकिन जांगजू, जो तांत्रिक शक्ति से ब्लेस था, उसकी हीलिंग लगातार मिल रही थी। दोनों एक दूसरे से बराबरी पर भिड़े हुए थे। पूरा शहर तबाह हो चुका था। नाश देश के जनरल लाई का सामना हो रहा था तांत्रिक मास्टर जुएगुओ से। आसपास की सड़कों पर एकदम सन्नाटा छा गया था। दोनों इतनी हाई लेवल ताकत रखने वाले एलियन थे कि एक मीडियम साइज शहर को पल में तबाह कर सकते थे। लड़ाई के मैदान में अब कोई जिंदा चीज नहीं बची थी। हर ओर सिर्फ जली हुई जमीन और काली धुंध थी। लाई के लाल बाल थे और उसके हाथों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी पंच इतनी फायरी थी कि जो भी उसके घूंसे का शिकार होता, जलकर फट जाता।
ये एबिलिटी उसे क्लोज कॉम्बैट में बड़ा एडवांटेज देती थी। अंडरटेकर तक को उससे कांटेक्ट अवॉइड करना मुश्किल हो गया था। मगर अंडरटेकर के शरीर के चारों ओर एक गोल्डन डिवाइन लाइट थी। उसकी पावर इमॉर्टल गोल्डन बॉडी जो उसे सुपरनैचुरल डैमेज से बचाती थी। लेकिन लाई के लगातार हमलों से वो डिफेंस भी डगमगाने लगी थी। लाई ने सामने खड़े छोटे से साधु को देखा और हंसते हुए बोला, तेरे अंदर थोड़ी बहुत पावर है, लेकिन मुझसे बहुत पीछे है। तेरा गोश्त तो बहुत टेस्टी होगा, डोंट वरी, तू जल्दी ही मेरे पेट में होगा। वह पल में गायब हो गया और अंडरटेकर के पीछे प्रकट हुआ। साथ ही उसके साथ आया एक फायरी स्टॉर्म। उसका विशाल घूंसा अंडरटेकर के सिर की ओर बढ़ा, लेकिन अंडरटेकर ने पलटते हुए अपना हाथ उसकी फायर पंच से टकरा दिया, मगर वह उसका पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। रेड एनर्जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और एक जोरदार धमाका हुआ। अंडरटेकर दूर जाकर गिरा। उसका एक हाथ जलकर काला पड़ गया था, लेकिन उसने तुरंत भगवान का नाम लेकर हीलिंग शुरू कर दी। सांगा टेम्पल की शक्ति से उसका हाथ फिर से ठीक होने लगा। उसे इंस्टेंट मारना ही एकमात्र तरीका था उसे रोकने का, मगर लाई की लगातार एक्सप्लोसिव पंचेस ने उसे परेशान कर दिया था। अंडरटेकर के पास दूर से हमला करने की ज्यादा एबिलिटी नहीं थी। उसे बार बार क्लोज कॉम्बैट में आना ही पड़ता था, जिससे वह रेड एनर्जी से बार बार जख्मी हो रहा था। लाई ने यह सब देखा और उसकी आंखों में खुशी और ज्यादा बढ़ गई। तेरे जैसे हीलिंग वाले ओपोनेंट को तो मारने में और मजा आता है, उसने कहा और फिर से हमला शुरू कर दिया। उसके फायर पंचेस अंडरटेकर के चारों ओर घूम रहे थे। लिक्विड जैसी एनर्जी लिपट जाती थी और फिर ब्लास्ट करती थी। अंडरटेकर को बार बार झेलना पड़ रहा था। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि जो आदमी तांत्रिक शक्ति में सबसे ऊपर है, जो किंग गेसर का री इनकारनेशन है, वो एक जनरल को नहीं हरा पा रहा। ऐसे में डीमन एबिस को कैसे हराएगा? लाई ने उसकी आंखों में वो निराशा देखी और जोर से हंसने लगा। अब तू डिस्पेयर समझेगा माउस। लगातार पंचेस अंडरटेकर पर बरसने लगे, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो। आखिर अंडरटेकर ने ठान लिया, अब हाइड करने का कोई फायदा नहीं, टक्कर लेना ही पड़ेगा। देखते हैं कौन ज्यादा टिकता है। उसका पूरा शरीर मोल्टन गोल्ड जैसा चमक उठा। उसकी गोल्डन बॉडी ने उसे विशाल ताकत दे दी थी। एक पंच में दोनों का सीधा कॉलिजन हुआ। इतनी एनर्जी निकली कि दोनों पीछे उछल गए। लाई को भी थोड़ा शॉक लगा। ये माउस तो सच में स्ट्रांग है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी रेड एनर्जी ने फिर से अंडरटेकर की बाजू में धमाका कर दिया। वो फिर से बुरी हालत में था, बिना कपड़ों के लड़ाई कर रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो देख पाता। लाई हंसते हुए बोला, आज तो बड़ा मजा आया, चल कंटिन्यू करते हैं। लाए और झांगजू की लड़ाई बेहद बेरहम थी। अंडरटेकर में ताकत तो थी, मगर असली जंग में उसका अनुभव बहुत कम था। कोलॉजियम में सिर्फ ताकत नहीं, चालाकी और स्ट्रैटेजी भी जरूरी होती है। लाए के मुकाबले उसका अनुभव बहुत छोटा था। अंडरटेकर ने पूरी कोशिश की ताकत दिखाने की, मगर साफ था कि वो और लाए एक ही लेवल पर नहीं थे। लाए ने उसे जैसे सैंडबैग समझ लिया था। उसके पंच लगातार अंडरटेकर के शरीर पर गिरते जा रहे थे, जैसे कोई मशीन चल रही हो। अंडरटेकर थककर मोमबत्ती की लौ जैसा डगमगाने लगा। वो आखिरकार जमीन पर गिरा और एक हाथ उठाकर भगवानों से शक्ति मांगने की कोशिश की, मगर एनर्जी आते ही बिखर गई। उसका शरीर अब सेंचुरीज ओल्ड फ्यूनरल टेक्निक सहने के काबिल नहीं रह गया था। तभी लाए की विशाल परछाई उस पर पड़ी। उसके लाल बाल लपटों जैसे थे। अंडरटेकर को तांत्रिक ग्रंथों के राक्षस याद आ गए। तू अच्छा लड़ा, मगर मरने के काबिल है, कहते हुए लाए ने एक पंच उसके सिर पर मारा और अंडरटेकर का सिर फट गया। तांत्रिक फ्यूनरल मास्टर नैश देश के जनरल लाए के हाथों मारा गया। लाए ने देर न करते हुए उसकी लाश को 2 उंगलियों से उठाया और अपने मुंह में डालकर चबाते हुए निगल लिया। एक जबरदस्त एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई। उसका जाइंट जैसा शरीर और 5 से 6 मीटर बड़ा हो गया। वो खुश हो उठा। अब नैश देश में कोई उसे टक्कर नहीं दे सकता। उसने होली स्पिरिट टेम्पल की ओर देखा और बोला, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। राजा बूढ़ा हो चुका है। शासन अब काबिल लोगों का हक है।
और फिर एक जोरदार जंप से वो मंदिर की तरफ जा पहुंचा। वहां प्रिंस एनलेट सैक्रिफिशियल स्पिरिट एब्जॉर्ब करने वाला था, मगर लाई ने उसका गला मरोड़ दिया और क्रिस्टल को छूने ही वाला था। पर तभी सीन बदला। अंडरटेकर शांत खड़ा था, उसका जला हुआ हाथ धीरे धीरे रीजेनरेट हो रहा था। सामने लाए अभी भी अटैकिंग पोस्चर में खड़ा था, मगर उसकी आंखें खाली थीं। असल में यह सब एक इल्यूजन था। तांत्रा के अनुसार इंसान की 6 इंद्रियों को कंट्रोल करके दूसरों को भ्रम में डाला जा सकता है। अंडरटेकर की एबिलिटी थी सिक्स सेंस डस्ट रिकॉग्निशन। उसने लाए की लालसा का फायदा उठाकर उसे एक फैंटेसी में फंसा दिया। इस इल्यूजन में लाए को वो सब मिला जो वो चाहता था, पावर, मर्डर, डोमिनेशन, और इस खुशी में वो खुद ही खो गया। मगर यहीं ये इल्यूजन खतरनाक बनता है। ज्यादातर लोग इसमें रहना पसंद करते हैं। अंडरटेकर ने अपने हाथ को देखा और बोला, अगर तांत्रा का आशीर्वाद न होता तो शायद मैं ये जंग हार गया होता। कुछ वज्र गार्डियंस बाहर आए और बोले, हम उसे मार डालते हैं। मगर अंडरटेकर ने रोका, नहीं, अभी उसे मारना खतरनाक है। हो सकता है वो जाग जाए और इल्यूजन टूट जाए, तब उसे दोबारा कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। अगर कोई इल्यूजन पहचान ले तो उस पर दोबारा ये टेक्निक काम नहीं करती। तो फिर हम करें क्या? एक मॉन्क बोला। अंडरटेकर बोला, उसे यहीं छोड़ दो। जब तक वो खुद न समझे कि ये सब बस माया है, वो लौट नहीं पाएगा। सभी ने उसे प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से चले गए। अंडरटेकर ने एक नजर उस विशाल शरीर पर डाली, उसे उठाया और नैश देश की अंधेरी खाई में ले जाकर गहराई में छोड़ दिया। सर्कुलर कॉरिडोर पर गांव चांगकोंग का रास्ता नैश देश के जनरल कनाहुए ने रोका। वो एक विशाल सफेद सेंटोर था, जिसके सिर पर मुड़े हुए सींग और कंधे पर अजीब सी स्पीयर सॉर्ड थी, ऊपर से 2 धारी तलवार जैसी और नीचे आधा हिस्सा गन हैंडल जैसा। ये हथियार काटने और छेदने दोनों के लिए परफेक्ट था। वैसे भी 10 मीटर लंबे उस दैत्य जैसे सेंटोर के हाथ में कुछ भी हो, तबाही तय थी। गांव चांगकोंग और उसके 2 साथी वहीं रुक गए। बस एक नजर में ही भारी दबाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में री इनकारनेशन मार्क घूमने लगा और कुछ पल में ही उसने कहा, तुम दोनों चले जाओ, ये दुश्मन तुम्हारे बस का नहीं। एप्सिलॉन लेवल की लड़ाई में सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं जिनकी एबिलिटी स्पेशल हो। बाकियों का मतलब सिर्फ कैनन फॉडर बनना है। गांव के साथी गुमैन और चेन शियाओजेंग बिना सवाल किए पीछे हट गए। कनाहुए अपनी भारी लांस स्वॉर्ड लेकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ा। उसके घोड़े के खुर कॉरिडोर पर गूंजने लगे। होली स्पिरिट टेम्पल पर नजर डालना बहुत बड़ी हिमाकत है, उसने कहा। कब से बिना बालों वाले चूहों में तुम जैसे पैदा होने लगे? उसका स्वर शांत था, जैसे कोई देवता न्याय कर रहा हो। गांव चांगकोंग मुस्कुराया। जब से ताकत को ही गॉड मान लिया गया है, तब से हर कोई भगवान बन सकता है। उसके पीछे रून्स से बने स्टोन सर्कल उभरने लगे। हिवेनली डांस फील, एक गोल्डन रून से निकली सनसील नाम की तलवार, दूसरा बना आकाला सील, एक सुनहरी आर्मर, और तीसरा मेडिटेशन सील उसकी आंखों में उभर आया। ये आखिरी मार्क उसे भविष्य की संभावनाएं डिड्यूस करने की ताकत देता है। एक्यूरेसी थोड़ी कम, लेकिन कवर ज्यादा। जैसे ही उसकी तैयारी पूरी हुई, कनाहुए ने हमला कर दिया। उसका स्पीड इंसानी आंखों से तेज था। गांव बस अपने डिडक्शन की वजह से बच पाया। उसका एक वार गांव की आर्मर पर लगा और एक काली तलवार की लहर कॉरिडोर में हजारों मीटर तक फैल गई। गांव चौंका। कम से कम 20,000 पॉइंट्स की एबिलिटी इंडेक्स है इसका, जबकि उसकी अपनी सिर्फ 17,000 थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी, पीछे से हमला किया और सनसील तलवार से उसकी कमर पर वार किया। मगर कनाहुए ने अपनी हेवेंस गेट नाम की एबिलिटी एक्टिवेट की। स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और गांव का हमला गायब हो गया। फिर अचानक वापस लौटा, उसी पर वार करने। गांव ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन जोरदार झटका खाकर टूट जा गिरा। हेवेंस गेट से कनाहुए किसी भी हमले को मोड़ सकता था और उसी फीडबैक से दुश्मन को पलटकर मार सकता था। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और भविष्य की गणना की जंग थी। कनाहुए की एबिलिटी जोंग यी जैसी दिखती है, लेकिन असल में अलग है। जोंग का एलियन स्पेस कुछ अटैक्स को सोख कर वापस भेजता है,
मगर कनाहुए का हेवेंस गेट हर अटैक के स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी कोई भी हमला उस तक पहुंच ही नहीं सकता। गांव चांगकोंग ने जैन सील की डिडक्शन से यह सब जाना। ये एबिलिटी डरावनी थी। अगर दुश्मन को छू भी न सको तो जीतने की उम्मीद कैसे करोगे? और ऊपर से कनाहुए की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो नैश किंगडम का सबसे ताकतवर जनरल था। कनाहुए ने कोई मौका नहीं छोड़ा। वो फिर से गांव पर टूटा। उसका काला तलवार ऊर्जा आसमान को चीरती सी गई। इतनी प्रेशर से गांव की आकाला आर्मर बस स्पर्श में ही टूटने लगी। गांव के पास कोई जांगी या लांसलॉट जैसा मददगार नहीं था। ये लड़ाई बस उसकी अपनी थी। हर बार कनाहुए ऐसे झपटता जैसे कोई माइथोलॉजिकल डेथ गॉड हो। उसकी हर स्ट्राइक शरीर फाड़ देने वाली थी। गांव ने अब हमला करना बंद कर दिया, सिर्फ लगातार डेड्यूस करता रहा, क्योंकि जो भी अटैक कनाहुए की टेरिटरी में आता वो उसी पर पलट कर आता। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कमजोरी जरूर होती है, गांव ने खुद से कहा। लेकिन बार बार डिडक्शन करने पर भी वो कोई कमजोरी नहीं ढूंढ पाया। कनाहुए हर एंगल से परफेक्ट था। उसकी स्पीड, पावर, बॉडी सब गांव से कहीं ऊपर। उसका ब्रेन खुद कह रहा था जीत की पॉसिबिलिटी स्क्वासिका शून्य। तभी गांव ने हेवेनली डांस व्हील का एक नया रूल एक्टिवेट किया, सील ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये शक्ति शिव के तांडव से जुड़ी थी और इसे यूज करना मतलब खुद को भी नुकसान देना। गांव ने बिना हिचकिचाए इसे एक्टिवेट किया। उसके ब्लड ने स्पीड पकड़ ली, हर सेल एक्टिवेट हो गया और दिमाग ने सुपर फास्ट डिडक्शन शुरू कर दिया। हजारों बार फेल होने के बाद आखिरकार उसे एक ट्रेस मिला, जैसे कोई डूबता इंसान तिनका पकड़ ले। अगले ही अटैक में उसने चौंकाने वाला कदम उठाया। वो सीधा नीचे एबिस में कूद गया। कनाहुए ने सोचा भागना चाहता है, ऐसा नहीं होगा, और उसके पीछे छलांग लगा दी, हवा में चलकर, बिना पंखों के। गांव ने अपने टैक्टिकल बैकपैक से फ्लाइट व्हीकल यूज किया और सीधा नैश किंगडम के सबसे निचले स्लम्स की ओर उड़ चला। कनाहुए ने जब दिशा देखी उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि गांव वहीं जा रहा था जहां से कनाहुए आया था, नीचे के अंधेरे स्लम्स से। नैश की बनावट लेयर ऑन लेयर है, जितना नीचे उतना दूर अपर क्लास से। कनाहुए वहीं पैदा हुआ था और मेहनत से ऊंचाई तक पहुंचा था। वो गरीबों के लिए दिल से दया रखता था। यही उसकी एकलौती कमजोरी थी। गांव जानता था कि वो कनाहुए को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन दिल में जो दरार होती है वहीं से रास्ता खुलता है। जैसे ही वो डेस्परेट जोन में लैंड किया सोक्तैक्शा, उसने कई हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स हवा में फेंक दिए। आसमान में उजाला छा गया और स्लम्स के लोग चौंक कर बाहर झांकने लगे। इस वक्त कनाहुए को अंदाजा नहीं था कि गांव चांगकोंग क्या प्लान कर रहा है। उसे लगा कि हार मानकर भाग रहा है, इसलिए उसके अटैक्स उतने ही खतरनाक बने रहे। हर तलवार आकाश चीरने जैसी लग रही थी। गांव हर बार किसी तरह मौत के मुंह से खुद को खींच रहा था। आखिरकार जब वो सिविलियन एरिया पहुंचा तो सीधा आम लोगों के घरों में घुस गया। वहां थ्री आइड ट्राइब के लोग हर तरफ थे, जिससे कनाहुए की लार्ज स्केल एबिलिटी बेकार हो गई। अब उसे समझ आया कि गांव आम लोगों को ढाल बनाकर भागना चाहता है। नीच कीड़ा! कनाहुए गरजा। उसने चिल्लाकर कहा, सभी लोग तुरंत इस जगह से दूर चले जाइए। लेकिन थ्री आइड ट्राइब की भीड़ में गांव आसानी से छुप सकता था। कनाहुए ने पहले लोगों को हटाना चाहा ताकि बाद में खुलकर हमला कर सके, पर गांव का इरादा कुछ और था। उसने मुस्कुराकर देखा और सीधा एक युवा लड़के की तरफ झपटा, जो हैरानी से उसे देख रहा था। गांव ने उसका कॉलर पकड़ा और हाथ में एक मिस्टिक टैटू दिखा, पपेट सील। ये किसी को टेम्पररी पपेट बना सकता था। लड़के का शरीर अचानक उसके कंट्रोल में चला गया। गांव ने उस पपेट बने लड़के को उठाकर कनाहुए की तरफ जोर से फेंका, जैसे कोई छोटा कीड़ा पहाड़ से टकराए। कनाहुए ने झट उसे पकड़ा, लेकिन तभी लड़का गुब्बारे की तरह फूल गया। एक जोरदार धमाका हुआ। कनाहुए की हथेली जल गई, पर उसे इतना फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा उस बात से कि उसका ही एक ट्राइब मरा था। मर जा नीच कीड़े! वह चिल्लाया, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गांव ने पूरे स्लम एरिया में आग और तबाही मचा दी थी। वह छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और लोगों को आतंकित देखकर कनाहुए की ओर देखा।
अब कना हुए समझ गया, गांव भीड़ का यूज कर रहा है उसे रोकने के लिए। गांव खुद सीधे आम लोगों की भीड़ में कूद गया। जब तक कना हुए आम लोगों की परवाह करता है, वो कुछ नहीं कर सकता। गांव लगातार भीड़ में मूव करता रहा और हर किसी पर एक टाइम बेस्ड पपेट मार्क लगा दिया। 1 मिनट के बाद हर मार्क फटेगा और आसपास के सभी लोग भी मर जाएंगे। वहां खड़े लोग अब चलते फिरते बम बन चुके थे। भीड़ में रहने की आदत के कारण लोग एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे, जिससे एक बम ज्यादा लोगों को ले डूबे। हा हा हा, अब देखता हूं तू क्या करेगा। गांव हंसा और दो छोटे बच्चों को उठाकर कना हुए की तरफ फेंक दिया। वो बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। अगर उन्हें न पकड़ा जाता तो मर जाते। कना हुए ने दांत भींचते हुए उन्हें बचाया। उसे पता था ये पपेट सील बहुत एडवांस नहीं है और वो इसे ट्रांसफर कर सकता है। उसने वही किया, लेकिन स्लम एरिया में हजारों लोग थे और गांव अब हर किसी को बम में बदल रहा था। कना हुए गुस्से से कांप उठा। तू शर्म नहीं करता, एक योद्धा होकर यह हरकत? वो गरजा। पर गांव को उसकी भाषा समझ नहीं आती थी। उसके लिए मकसद ज्यादा जरूरी था और अगर उसके लिए लोगों की जान जाती है तो वो सही है। भीड़ में एक और इंसान फटा। उसके साथ साथ कई और मरे। आहा! चीखें गूंज उठी। लोग पागलों की तरह दौड़ने लगे भीड़ की ओर, क्योंकि उन्हें लगता था भीड़ में ही सुरक्षा है। गांव यही चाहता था, सब इकट्ठे हों ताकि मरने वालों की संख्या बढ़े। एक एक कर दर्जनों ब्लास्ट हुए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए। दृश्य इतना भयानक था कि कना हुए गुस्से से कांप उठा। नैश एक शांत देश था जहां सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ था और जमीन पर हो रहे विनाशकारी हालात उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। गांव चांगकोंग द्वारा 3 आई लोगों का निर्दयतापूर्वक कत्ल कनाहुए को किसी राक्षस का काम लगा। उसके गले से गुस्से की दहाड़ निकली और वह चाहता था कि अभी इसी वक्त गांव को अपने भाले और तलवार से चीर डाले। लेकिन सामने हो रही थी अपने ही लोगों की तबाही। 3 आई लोगों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। शांति में जीने के बाद अपने ही लोगों का खून देखकर वे चीखने चिल्लाने और पागल होने लगे। कना हुए अकेला सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर की सरफेस पर आर्मी तैनात थी और नीचे हेल्प करने के लिए कोई सोल्जर तक मौजूद नहीं था। एक्सप्लोशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सैकड़ों मारे जा रहे थे और कई तो भगदड़ में ट्रैम्पल हो रहे थे। कना हुए समझ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गांव चांगकोंग पूरा अंडरग्राउंड सिटी तबाह कर देगा। वो हवा में उड़ा और अपनी 5 सेंसेस से उन लोगों को ढूंढने लगा जिनके अंदर पपेट मार्क था। फिर वो उन मार्क्स को अपने अंदर ट्रांसफर करता गया। हर बार एक को बचाने की कोशिश में चोटें खुद सहता गया। गांव चांगकोंग शैडो से बाहर आया। उसके चेहरे पर 3 आई लोगों के लिए कोई मर्सी नहीं थी। हम अलग रेस हैं, फिर दया क्यों करें? उनके लिए ह्यूमंस को खाना वैसा ही था जैसे ह्यूमंस काऊ और शीप खाते हैं। अब इस अटैक का क्या जवाब है? उसने सैकड़ों पपेट्स कना हुए की तरफ भेज दिए और पास आते ही सब एक्सप्लोड हो गए। सैकड़ों 3 आई मारे गए। कना हुए उन्हें मार सकता था, पर अपने लोगों पर अटैक नहीं कर सका। उसकी एक हिचक उसे ब्लास्ट के बीच ले गई। ब्लड से लथपथ वो जमीन पर गिरा। गांव चांगकोंग उसे फाइट करने का मौका नहीं दे रहा था। कना हुए अपने लोगों की जान की कीमत पर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता था। गांव की टैक्टिक बहुत क्लीवर थी, पर इफेक्टिव भी। वो पपेट मार्क्स लगाता गया और कना हुए को उन्हें सेंस करके क्लीन करना पड़ा। थोड़े थोड़े डैमेज उसके बॉडी में जमा होते जा रहे थे। जल्द ही गांव एक इक्वल फाइट कर सकता था। जनरल, अपनी लाइफ बचाओ या अपनी पीपल की? कना हुए लाइटनिंग की स्पीड से दौड़ रहा था, पपेट मार्क्स को अपने अंदर लेकर, फिर गांव के पीछे भागता। वो अब दोनों चाहता था, अपने लोगों की जान और गांव की डेथ। गांव सरप्राइज हो गया उसकी स्पीड और डिटर्मिनेशन देखकर, लेकिन तब तक जो वो चाहता था अचीव कर चुका था। स्मॉल स्मॉल डैमेज से कना हुए की स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही थी। गांव एक छोटा गोल्डन माउस बनकर स्लम में घूमता और पपेट मार्क्स छोड़ता गया। सेव करना हार्ड, मारना इजी था। कना हुए की आर्म्स सुन्न होने लगी। वो समझ गया अगर ऐसे चलता रहा तो वो खुद मर जाएगा, पर वो अपने पीपल को यूं मरता नहीं देख सकता था। उसका ब्लड बॉयल करने लगा।
गांव को भागते देख वो गरजा और अपनी जाइंट स्पीयर स्वॉर्ड फेंक दी। वो सीधे मिसाइल की तरह गांव की तरफ गया। स्पीड इतनी फास्ट कि एयर फाड़ दी। गांव डॉज नहीं कर सका। उसने एक्वेरियस सील से डिफेंड करने की कोशिश की। जैसे ही अटैक टकराया, एक्वेरियस में क्रैक्स आ गए और आखिरकार वो क्रैश हो गया। गांव थाउजेंड्स मीटर दूर जा गिरा और कई हाउसेस तबाह हो गए। कना हुए एंगर में अपने फोर होव से ग्राउंड पर स्टॉम्प करता हुआ उसकी तरफ भागा। ब्लैक चैरियट क्लास की पावर गांव जैसे व्हाइट चैरियट के लिए हैवी थी। गांव ब्लड से लथपथ पड़ा था, स्पीयर से बुरी तरह घायल। उसने स्पीयर खींचकर निकाला और उसका सूट ऑन्टो मेडिसिन से उसे हील करने लगा। मॉडर्न मेडिसिन ने उसकी जान बचा ली, पर अगर उसके पास हाईटेक कॉम्बैट सूट न होता तो ये वार उसकी ताकत छीन सकता था। सोचो, ये हथियार गांव चांगकोंग से कई गुना बड़ा था। हल्की सी चूक और वो दो टुकड़ों में कट जाता। वो बस मौत के किनारे से लौटा था। गांव ने ऊपर देखा, आंखों में ठंडक और होंठों से खून बह रहा था। सेंट्रॉर जैसी विशाल काया के साथ कना हुए उसकी ओर दौड़ रहा था। तो गांव ने फिर से स्लम में छलांग लगा दी। अब गांव ने सारे बंधन तोड़ दिए थे। उसे फर्क नहीं पड़ा कौन बच्चा है, कौन बुजुर्ग। जो भी मिला उसे पपेट मार्क लगा दिया। पहले वो कना हुए को भड़काने से डर रहा था, अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। पपेट मार्क दो काम करता था, एक्सप्लोड और कंट्रोल। गांव ने उन्हें भीड़ में भेजा ताकि कना हुए बचा ना सके। कना हुए के पहुंचते ही चारों तरफ ब्लास्ट होने लगे। उन तीन आंखों वालों के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो मुस्कुराकर फट रहे थे। सैकड़ों मारे गए। गांव को चिंता नहीं थी। नैश में लाखों लोग थे। इतना बेतहाशा कत्ल वो 3 दिन में भी न कर पाए। कना हुए बार बार दहाड़ रहा था। गांव की क्रूरता देखकर वो पागल हो रहा था। फिर उसे सेम्बामू की एनर्जी गायब महसूस हुई। वो भी 5 जनरलों में से एक था। कनाहुए का दिल कांप गया। क्या सच में ये अनजान लोग 3 आई रेस को खत्म करने आए हैं? उसका ध्यान भटका और उसी पल दर्जनों लोग उसके पास आ गए। हर एक पर पपेट मार्क था। कनाहुए चाहे जितना तेज था, खुद को इन धमाकों से नहीं बचा पाया। उसके शरीर पर चोटें बढ़ती जा रही थीं और तभी गांव ने एक नई लहर भेज दी। अब कना हुए की आंखें लाल हो गईं। उसके शरीर ने खुद फैसला लिया। उसने अपनी भाले और तलवार से भीड़ को काट डाला। दर्जनों अपने ही लोग मर गए। कना हुए अंदर से टूट गया। बाकी लोग भी उसे देखकर डर के मारे भागने लगे, जैसे वो कोई शैतान हो। पर उसे कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो नहीं लड़ता तो सब मर जाते। गांव मुस्कुराया। डोंट वरी जनरल, अभी और गिफ्ट्स बाकी हैं। अब उसने टाइम बॉम्ब की जगह पपेट्स को कना हुए के चारों ओर भेजा ताकि वो खुद उन्हें मारे। वो धीरे धीरे उसे घेरने लगे, बेजान आंखों से कना हुए की तरफ घूरते हुए। कना हुए, जो ब्लैक चैरियट लेवल का योद्धा था, अब भागने की सोचने लगा। नहीं, पास मत आओ, मुझे मजबूर मत करो। वो किसी को मारना नहीं चाहता था, न ही उनके अंदर के मार्ग को सोख सकता था। पर इसी झक ने उसे हरा दिया। गांव अब आराम से छिपकर उसे देख रहा था और चुपचाप बोला, बर्स्ट। चारों तरफ धमाके हुए। कना हुए गेट ऑफ हेवन का यूज भी नहीं कर सकता था, वरना और लोग मरते। अब वो बुरी तरह घायल हो चुका था। आखिरकार उसने ऊपर उड़ने का फैसला किया। मेरा फर्ज है टेंपल ऑफ होली स्पिरिट को बचाना। उसे लगा कि अगर वो हट गया तो शायद लोग बच जाएंगे। लेकिन गांव को पता था कि अगर वो फुल पावर से लड़े तो कनाहुए उसे मार सकता है। इसलिए उसने हर बार उसे ऐसे हालात में डाला जहां वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सके। आसमान में उड़ते हुए भागते पेगासस को देखकर गांव चांगकोंग के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। भागो, जितना दूर भाग सकते हो भागो, पर याद रखना, मैं यहां सबको मार डालूंगा। उसे अब यकीन हो गया था कि नैश कंट्री के सारे टॉप वॉरियर्स पहले ही उनकी टीम द्वारा रोक दिए गए हैं। अब यहां उसे रोकने वाला कोई नहीं। उसने गोल्डन होली स्वॉर्ड उठाई और उसका तेज उजाला स्लम की काली गलियों में सूरज की तरह चमका। पवित्र, पर जानलेवा। कनाहुए कुछ समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन गांव की आवाज और उसकी आंखों में जो नफरत थी, वह उसे महसूस हो रही थी। गांव ने बिना रुके अटैक किया। उसका मकसद सिर्फ कुछ लोगों को मारना नहीं था। वो पूरे 3 आंखों वाले कबीले का सफाया करना चाहता था। कनाहुए गुस्से में चिल्लाया,
तुम एक काउवर्ड हो, सिविलियंस की जान लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो गांव की तरफ तेजी से झपटा, अपनी भारी स्पीयर और स्वॉर्ड से जोरदार अटैक किया। जवाब में गांव की सन व्हील स्वॉर्ड की एनर्जी भी टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दर्जनों तीन आंखों वाले लोग मारे गए। कना हुए की आत्मा तक कांप गई। इतने सारे लोग मारे जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ लोकल लोग भी आकर कना हुए की हेल्प करने लगे, पर वो बहुत वीक थे। गांव को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। एक सोल्जर ने कहा, जनरल, अगर यूं ही चला तो सब मारे जाएंगे। आपको भी सिविलियंस पर वार करना पड़ेगा। कना हुए का चेहरा कांप गया। उसने अपने हथियार कस लिए, लेकिन क्या वो वाकई अपने लोगों को मार सकता था? उसकी आत्मा लड़खड़ा गई। गांव के अटैक्स बढ़ते गए और अब वो ह्यूमन बॉम्ब्स की तरह तीन आंखों वाले लोगों को कनाहुए की तरफ भेज रहा था। कनाहुए की हालत बदतर होती जा रही थी। आखिरकार वो टूट गया। उसने अपने आसपास खड़े सभी तीन आंखों वालों को मारते हुए गांव पर अटैक किया। गांव ने इसे पहले ही भांप लिया था। उसने कनाहुए को मजबूर किया कि वो अपने ही लोगों को मारे, ताकि उसका मन टूटे और वो वीक हो जाए। बुरा लग रहा है ना? खुद के लोगों को मारना आसान नहीं होता, जनरल, गांव ने स्माइल करते हुए कहा। गांव फिर से भीड़ में छुप गया और अटैक जारी रखा। कनाहुए का माइंड अब ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। उसकी अटैक्स बेतरतीब हो चुकी थी। एक फाइनल क्लैश में गांव की होली स्वॉर्ड ने उसके जबड़े से होते हुए उसके ब्रेन को चीर दिया। कनाहुए की बड़ी बॉडी जमीन पर गिर गई। वो मरा नहीं था, वो खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा जा चुकी थी। गांव चांगकोंग खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था, पर वो स्माइल किया, क्योंकि ब्लैक चैरियट लेवल वॉरियर को हराने के बाद अब उसका रास्ता क्लियर था। सेल्फ रिपेयर फंक्शन ऑन करो, उसने कहा। कॉम्बैट सूट ने उसकी वुंड्स पर दवाइयां लगाई, ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद गू मैन और चेन जियाओजेंग वहां पहुंचे और उसकी हेल्प की। फिजिकल इंजरीज तो अब जल्दी हील हो जाएंगी, पर गांव को कनाहुए की एसेंस चाहिए थी, ताकि वो अपनी सुपर पावर्स फिर से रिचार्ज कर सके, क्योंकि अब उसकी डेस्टिनेशन थी हेवनली टेम्पल। झांग ये मुझसे पहले जीत चुका है, अब वो भी वहां पहुंच जाएगा। मुझे उससे पीछे नहीं रहना है। सैम बामू की एसेंस को एब्जॉर्ब करना काफी तेज था। झांगी ने एनर्जी ट्रांसफर के जरिए उसकी ओरिजिन पावर अपने शरीर में खींच ली, जिससे उसकी लॉस्ट स्ट्रेंथ जल्दी वापस आने लगी। हालांकि इस एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर अपनी पावर बढ़ाने में कई दिन लग सकते हैं। ये एक अजीब लेकिन शानदार एहसास था। जांगी को अब भी एलियंस की ओरिजिन का पूरा सच समझ नहीं आ रहा था। कुछ प्योर एनर्जी बॉडी जैसे थे, पर बाकी शायद किसी जेनेटिक की तरह थे, जो इंसानों के अंदर की बंद ताकतें अनलॉक करती हैं। इसलिए जांगी को शक हुआ कि एलियंस की ओरिजिन भी गॉड सोर्स या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस जैसी ही कोई चीज है। जब उसने सेम्बामू को खत्म किया, तब बाकी बैटलफील्ड्स पर लड़ाई अब भी जारी थी। अब सवाल यह था, क्या वो सीधा होली स्पिरिट टेम्पल पर अटैक करे? पर उसने सोचा कि वहां की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होगी। अकेले जाना बेवकूफी होगी। इसलिए उसने तय किया कि सबके साथ मिलकर हमला किया जाए। सबसे पहले झांगजू और लाई की लड़ाई खत्म हुई। झांगी वहां पहुंचा, जहां ब्यूरियल मास्टर अपनी टीम के साथ टेम्पल की ओर बढ़ रहा था। डोनर कैओन्स, लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ब्यूरियल मास्टर ने कहा। झांगी मुस्कुराया, आपका भी हाल वैसा ही लग रहा है। असल में जांगी ने सेम्बामू को मारा था, जबकि ब्यूरियल मास्टर ने लाई को बस टेम्परली सील किया। झांगी ने गंभीर होकर पूछा, मास्टर, हमें यहां आप लाए हो, अब कम से कम इतना तो बताइए कि होली स्पिरिट टेम्पल के बारे में आपको क्या पता है। ब्यूरियल मास्टर ने बताया कि उनके पास बस पुराने बुद्धिस्ट ग्रंथों की जानकारी है। किंगेसर तक वहां नहीं जा पाए थे और उन्होंने डीमन एबिस को बस छूकर वापस लौटना पड़ा था। झांगी ने याद किया कि यहां इंसानों को जानवरों की तरह रखा गया है। शायद सचमुच नैश कंट्री की हिस्ट्री इंसानों से भी पुरानी है। अब क्या आप सीधा टेम्पल पर अटैक करेंगे? झांगी ने पूछा। ब्यूरियल मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े,
फिर भी इस पापी देश को मिटाना होगा। झांगी ने सोचा कि मॉन्क्स में फेथ होता है, पॉलिटिक्स नहीं। तो बेहतर होगा कि पहले इन्हीं से होली स्पिरिट टेम्पल की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाए। वो निकलने ही वाला था कि डेजी ने उसे रोक कर कहा, हंडन लॉर्ड, चलिए, हम साथ चलते हैं, वहां डेंजर हो सकता है। झांगी ने सोचा, ये पुराना लोमड़ी तो पीछे ही पड़ गया। डेजी ने कहा, हम सब सर्कुलर कॉरिडोर के गेट पर आपका इंतजार करेंगे। झांगी ने बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने का जिम्मा लिया, क्योंकि इतनी तेजी से पूरे देश में ट्रैवल वही कर सकता था। कम्युनिकेशन डिवाइसेस से उसने जल्दी से नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल से कांटेक्ट किया और लांसलॉट तैयार हो गया। फिर उसने गू मैन से कांटेक्ट किया, जो गांव चांगकोंग की गर्लफ्रेंड थी। गांव अब भी घायल था और झांगी पर थोड़ा शक करता था, लेकिन बात सुनकर उसने भी एग्री कर लिया। अब यह डीमोनिक एबिस का आखिरी चरण शुरू होने वाला था, होली स्पिरिट टेम्पल की ओर अंतिम मार्च। आधा घंटा बीतने के बाद झांगी की टीम, बरियल मास्टर के मॉन्क सोल्जर्स, राउंड टेबल के नाइट्स और गांव चांगकोंग के साथ आए गरुड़ लोग उस मुड़ते कॉरिडोर के एंट्रेंस पर पहुंचे। उनके पीछे थ्री आइड ट्राइब की लाशें पहाड़ों जैसे जमा हो चुकी थीं। ज्यादातर उनके सोल्जर थे जो इन आउटकास्ट्स को निकालने आए थे। लेकिन जब उनके 4 जनरल्स हार चुके थे, तो बाकी कैसे टिक पाते? सीन पूरी तरह से ब्लडशेड से भरा था, लाशों के ढेर, खून की नदियां। बाहर से देखें तो झांगी और उसके साथियों को बेरहम इन्वेडर्स समझा जा सकता था, लेकिन रेसिस के बीच की लड़ाइयां अक्सर सर्वाइवल और लिविंग स्पेस के लिए होती हैं। यहां जस्टिस या इनजस्टिस का सवाल नहीं, बस जंगल का लॉ चलता है। भेड़िए का भेड़ को खाना क्रूर नहीं, जरूरत है। अब यहां इकट्ठा हुए लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। ज्यादातर सोल्जर्स बैटल फील्ड में मारे जा चुके थे। बचे हुए लोग कैप्टन लेवल से ऊपर के थे। बरियल मास्टर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे पता है आप सब यहां क्यों आए हैं। हम सिर्फ उस थ्रेट को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, जो हजारों सालों से स्नोई प्लेटू को परेशान कर रहा है। और जो चीज आप लोग चाहते हैं वो भी यही है। तो फिर चलो, साथ चलते हैं। झांगी ने चुपचाप सिर हिलाया। अब पीछे मुड़ने का कोई रीजन नहीं था। गांव चांगकोंग और लांसलॉट भी तैयार थे। वो सब उस नैरो स्टोन ब्रिज पर चढ़कर नैश किंगडम के सुप्रीम टेंपल की तरफ बढ़े। उन्हें लगा था कि नैश की आर्मी उन्हें रोकने आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। शायद नैश कंट्री के लोग भी समझ गए थे, अब नॉर्मल सोल्जर से इन्हें नहीं रोका जा सकता। झांगी को तभी एक अजीब सा सेंस हुआ, जैसे कोई एंशिएंट बीस्ट उसे घूर रहा हो। ये उसकी टाइम स्पेस इंस्टिंक्ट थी। उसने टेंपल की तरफ देखा, डेंजर की स्मेल बहुत क्लियर थी। गांव चांगकोंग ने पूछा, क्या हुआ लाओजांग? झांगी ने हल्के तंज में कहा, लाओ गांव, कुछ ज्यादा ही फैमिलियर नहीं हो रहे? लेकिन हाँ, ये जगह डेंजरस है। फिर उसने सोचा, ये खतरा किनलिंग माउंटेन के नीचे वाले से कम है, लेकिन थ्री आइड क्लान का प्रेशर ज्यादा इंटेंस है। शायद इस बार नैश कंट्री के जरिए उन्हें अंडरग्राउंड रेस की सच्चाई समझ में आ जाए। हॉली स्पिरिट टेंपल के पास पहुंचकर सब रुक गए। टेंपल बहुत ही मैजेस्टिक था, क्लाउड्स तक जाता हुआ, और दरवाजा ही सैकड़ों मीटर ऊंचा। सांझिया टेंपल के 2 स्ट्रॉन्ग वज्र वॉरियर्स आगे बढ़े और हैवी डोर्स को पुश किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने व्हाइट लाइट का एक ब्लास्ट हुआ। सबने सावधानी से अंदर देखा, लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ। अंदर एक लॉन्ग व्हाइट हॉलवे था, नीचे रेड कारपेट, दोनों तरफ व्हाइट स्टोन पिलर्स जिन पर बहुत ही फाइन डिजाइन्स थे। सावधान रहो, यहां एम्बुश हो सकता है। डेजी ने सबको अलर्ट किया। चांगी, लियांगयुए, अंकल यू एंड फैटी शू अपने वेपन्स तैयार किए हुए थे। झांगी की आंखों में ब्लर लाइट चमकी और उसने सब कुछ निश्चित है वाली एबिलिटी से पूरे हॉल को स्कैन किया। करीब दर्जन भर लोग उस साइलेंट हॉल में धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन कोई थ्री आइड सोल्जर नहीं दिखा। आखिर में वे एक और मैसिव डोर तक पहुंचे। उसके सामने एक जाइंट सिल्वर आर्मर पहने कुर्सी पर बैठा था। उसका बॉडी फ्रेम बहुत ही बली था, यहां तक कि अंकल यू से भी ज्यादा। उसका हेलमेट ट्विस्टेड हॉर्न वाला था, आंखें गहरी और इंटेंस, बाकी चेहरा लाइट की वजह से शैडो में था।
सिर्फ एक नजर ने ही सभी पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। झांग यी ने अनजाने में निगल लिया। ये प्रेशर उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लांसलॉट ने कहा, क्या ये लास्ट गार्डियन है? सब अलर्ट हो गए। झांग यी के हाथ में व्हाइट ऑल और दूसरे में होली सील, जिससे वॉइड ब्लैक फ्लेम्स जल रही थी। गांव चांगकोंग की गोल्डन सन स्वॉर्ड और लांसलॉट की रिक्राफ्टेड स्वॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट दोनों रेडी। लेकिन वो जाइंट चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से राइट हैंड उठाया और उनकी ओर पॉइंट किया। गलत टाइम पर आ गए हो। अभी मेरे पास तुम्हें डील करने का टाइम नहीं है। पहले जाओ, कहीं शांत हो लो। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई और सामने की स्पेस ऐसे डिस्टॉर्ट हुई जैसे कोई फैब्रिक हो। झांग यी को इंस्टेंटली स्पेस पावर का एहसास हुआ और सब उसमें समा गए। नैश किंगडम के 5 महान जनरल्स में आखिरी बबलू ने वॉइड एग्जाइल एक्टिवेट किया जैसे ही झांगी और बाकी लोग हॉली स्पिरिट टेम्पल पहुंचे। अभी सबको होश भी नहीं आया था कि सामने की स्पेस डिस्टॉर्ट हो गई और एक एक करके सभी अलग अलग स्पेसेस में पहुंच गए। झांगी ने खुद को एक खाली और विशाल पैलेस में पाया। नीचे सफेद पत्थर की चिकनी स्लैब्स और चारों तरफ ग्रैंड आर्किटेक्चर था, पर लोग गायब थे। लियांग युए, फैटी शू, कोई भी आसपास नहीं था। स्पेशल ट्रांसफर स्किल्स। झांग ये तुरंत समझ गया कि बबलू ने क्या किया है। वो सोचने लगा, क्या ये सबको अलग करके वन बाय वन हराने की स्ट्रैटेजी है? उसने कम्युनिकेशन चैनल पर सभी को कॉल किया। लियांग युए, अंकल यू, फैटी शू, सुन पा रहे हो? सब साथ हो या अलग? पर बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। स्मार्ट सिस्टम ने बताया, मास्टर, यहां की मैग्नेटिक फील्ड बहुत यूनिक है, सिग्नल ब्लॉक हो रहे हैं। जहांगी ने भौहें सिकोड़ ली। अब सच में हम प्रॉब्लम में हैं। सब लोग बिखर चुके थे। अगर बबलू ने पहले कमजोरों पर अटैक किया तो इप्सिलॉन से नीचे वाले एलियंस बच नहीं पाएंगे। अब झांगी के साथ बस हुआ हुआ थी और शैडो में जिंगवेई वगैरह। उसने तुरंत स्पेस ट्रैवल करने की कोशिश की, शायद दूसरे साथियों को ढूंढ पाए। वो एक ओपन एरिया की तरफ बढ़ा, लेकिन डायमेंशनल डोर के पार सफेद दीवार थी। झांगी ने जब दीवार को छुआ, एक अजीब बेचैन कर देने वाला एहसास पूरे शरीर में दौड़ गया। कुछ वैसा जैसा डोर ऑफ एटर्निटी को छूते वक्त हुआ था, पर और भी ज्यादा ठंडा और खतरनाक। वो तुरंत पीछे हट गया। क्या नैश किंगडम ने ऐसे मटेरियल बनाए हैं जो सुपर पावर्स को ब्लॉक करते हैं? उसने खुद से कहा। शैडो स्पेस से यांग शिन शिन की आवाज आई, नैश के बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत टफ है, खासकर कॉरिडोर वाले, जो एपिजिलियन लेवल के अटैक को भी झेल सकते हैं। लू केरान ने कहा, अगर हम इस मटेरियल को स्टडी करें तो आगे चलकर बहुत काम आएगा। झांग यी ने हिडन ड्रैगन आर्मर से दीवार पर एक वार किया। थोड़ा टुकड़ा गिरा, जिसे उसने शैडो स्पेस में स्टोर कर लिया। रिसर्च के लिए रख लो केरान, लेकिन अभी जल्दी से अंकल यू और बाकी लोगों को ढूंढना जरूरी है। यांग शिनशिन ने कहा, भाई, इतना टेंशन मत लो। अगर मैं गार्डियन होती तो पहले कमजोर लोगों को नहीं मारती। उनके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एपिसिलियन लेवल एलियंस है। इसलिए अगर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हुआ तो बाकी भी अभी सेफ होंगे। झांगी थोड़ा शांत हुआ। बात में लॉजिक था। अगर वो गार्डियन होता तो वो भी यही करता, बेस्ट स्ट्रैटेजी के तहत। तो क्या हमें यहीं रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए? उसने ऊपर की ओर देखा। सैकड़ों मीटर ऊंचा सफेद गुंबद, चारों ओर बस सफेदी। अगर सिग्नल भी ब्लॉक हैं और स्पेस ट्रैवल काम नहीं कर रहा तो हमें धीरे धीरे ही सबको ढूंढना होगा। शिनशिन ने सुझाया, भाई, सामने के दरवाजे से निकलो और हर बार जब रास्ता बंटे तो राइट टर्न लेते जाना। हॉली स्पिरिट टेम्पल इतना विशाल था कि 3 आइड ट्राइब का कोई जाइंट भी इसमें आसानी से खो जाए तो इंसानों की तो बात ही क्या। झांग यी के लिए ये एक मेज बन गया था। सभी अपने रास्ते और साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यांग शिनशिन ने सलाह दी, जब कोई क्लू ना हो तो बस एक डायरेक्शन में लगातार चलते रहो, कभी ना कभी एग्जिट मिल ही जाएगा। झांगी ने सिर हिलाया और उसी लॉजिक पर आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से इस एरिया में स्पेस ट्रैवल तो काम कर रहा था, पर वो खास मटेरियल वाली दीवारों को पार नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में वो एक सफेद भारी दरवाजे तक पहुंचा। अपनी ताकत से उसे खोल पाना मुश्किल था,
पर हुआ हुआ ने बब्बर शेर जैसे आकार में बदलकर दरवाजे को खोला। झांगी तेजी से अगले रूम्स की ओर बढ़ा। कई रूम्स को पार करते हुए उसने देखा कि कुछ कमरे खाली थे, कुछ में बड़े फर्नीचर और दीवारों पर ऊंची सजावटें थीं। तभी एक अजीब सी एनर्जी पूरे टेम्पल में फैल गई। झांगी, ब्यूरियल मास्टर, लांसलॉट और बाकी टीम मेंबर्स ने भी उस वेव को महसूस किया। एक ऐसी ताकत जो आत्मा तक को अपनी ओर खींचे। सोर्स ऑफ गॉड। झांगी को ये फीलिंग बहुत अच्छी तरह पहचान में आई। क्या ये वही ट्रेजर है? उसने सोचा। पर इतनी आसानी से? सोर्स ऑफ गॉड एक की पंक्शन वाली चीज है, सैक्रिफाइस स्पिरिट जितनी पावरफुल नहीं। ऐसे में नैश किंगडम उसे ट्रेजर की तरह क्यों रखेगा? संभावना यह भी थी कि किसी ने गलती से वो ट्रेजर रूम खोल दिया हो। शिनशिन ने अलग नजरिया रखा। अगर वो गार्जियन इतना चतुर है कि हमें अलग अलग कर दे, तो वो कभी सोर्स ऑफ गॉड के आसपास नहीं भेजेगा। शायद ये कोई ट्रैप है। शायद वो चाहता है कि तुम टाइम वेस्ट करो या आपस में लड़ो। झांगी ने गहराई से सोचा और कहा, अब और जानकारी नहीं है, इसलिए हमें फिलहाल उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए जहां से सोर्स ऑफ गॉड की एनर्जी आ रही है। शिन शिन ने सहमति जताई। अगर हमें यह सिग्नल मिला है तो शायद बाकी को भी मिला हो। यही मौका है साथ आने का। झांगी और हुआ हुआ तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़े। कुछ और रूम्स को पार करते ही उन्हें एक दरवाजा मिला जो आधा खुला था। कोई हमसे पहले पहुंच चुका है। झांगी ने हथियार संभाले और कॉशसली अंदर गया। हुआ हुआ भी साथ थी। अंदर एक जाना पहचाना चेहरा मिला। लाल चोगा, नंगे पैर, लंबे बाल। ब्यूरियल मास्टर। यह आम मिलना नहीं था। ब्यूरियल मास्टर के पास न सिर्फ 20,000 पॉइंट की ब्लैक चैरियट लेवल पावर थी, बल्कि उसे ऊपर के सांझिया टेम्पल से कॉन्टिन्यूअस फेथ पावर भी मिलती थी। मतलब जब तक उसे फटाक से हराया ना जाए, वो लगभग अमर बना रहता है। पास ही डेजी और बाकी मोंक टाइप एलियंस एक हाई प्लेटफॉर्म को घूर रहे थे, जहां एक कांच के बॉक्स में हल्के पीले रंग का चमकता क्रिस्टल था, सोर्स ऑफ गॉड। क्या नैश कंट्री ने इस चीज को बस ऐसे ही रखा है? झांगी चौंका। आसपास ऐसे ही कई प्लेटफॉर्म थे, कुछ पर फॉसिल्स, कुछ पर वेपन्स और एंशिएंट आर्मर। तो ये एक शोरूम है, रॉयल कलेक्शन। सोर्स ऑफ गॉड बस उनके लिए एक कलेक्शन आइटम थी। क्या थ्री आई ट्राइब को नहीं पता कि इससे वाइब्सलन लेवल की पावर हासिल की जा सकती है? झांगी और हुआ हुआ की एंट्री ने ब्यूरियल मास्टर, डेजी और बाकी लोगों का ध्यान खींचा। डेजी बस सोर्स ऑफ गॉड लेने ही वाला था, पर झांगी को देखकर सतर्क हो गया। लॉर्ड क्योंस, तुम लेट हो गए। हमने ये पहले ढूंढ लिया। झांगी शांत रहा। लेट नहीं हुआ, एकदम सही टाइम पर हूं। उसके पीछे एक विशाल छाया इंसानी आकार में उठी और फिर एक डोर बन गई। उस डोर से होकर क्योनगडा और पाजी फैमिली के लोग अंदर आए। उनकी नजरें सीधे सोर्स ऑफ गॉड पर थीं और उनके वेपन्स सीधे डेजी की टीम पर टारगेट कर रहे थे। हालांकि वो नैश कंट्री में थे और अब थ्री आइड ट्राइब से डील करनी थी, लेकिन पाजी और याशे लांगताई के बीच दुश्मनी कोई नहीं भूला था। इसलिए क्योनगडा कभी नहीं चाहेगा कि डेजी जैसे दुश्मन को ये चीज मिले। डेजी ने लपकने की कोशिश की, पर झांग यी ने व्हाइट ऑल दिखाया। बेवकूफी मत करना। मौत जैसी डरावनी एनर्जी के बीच डेजी जड़ हो गया। झांग यी ने ताना मारा, तुम कब से डिसीजन लेने लगे? मतलब साफ था, यहां सिर्फ वही और ब्यूरियल मास्टर इस सोर्स पर हक जता सकते थे। ब्यूरियल मास्टर ने शांत नजर से देखा, फिर हाथ जोड़कर बोला, अब आपस में लड़ने का समय नहीं। आपने बहुत कुछ पाया है, अब कुछ सांगजिया टेम्पल को भी देना चाहिए। झांग ही बोला, मैं किसी की जिम्मेदारी लेकर आया हूं। ये चीज मुझे दिखी है तो ये मेरी डेस्टिनी है। तुम्हारी बौद्ध टीचिंग तो कहती है कि जो डिजर्व करता है उसे दो। तो अब मॉन्क की सेंस ऑन गन्स भी क्लीन नहीं रही। थ्री आइड क्लान के खिलाफ वो एक थे, पर आपस में दोस्ती नहीं थी। झांगी की पाजी फैमिली से मिली मिशन थी कि सांगजिया टेम्पल को डेमन एबिस के नीचे और पावरफुल ना होने देना। और सबसे बड़ा कारण, उसे खुद भी सोर्स ऑफ गॉड चाहिए था। उसकी टीम में लू केरान, लियांग युए, यांग शिनशिन जैसे टॉप टैलेंट थे, जिनकी एबिलिटीज डेल्टा लेवल पर अटकी थीं। पर अगर वो वाइब सिलन तक पहुंचते तो उनकी पावर में धमाका हो सकता था।
अब के हालात में झांग ये अकेला टीम को खींच रहा था। सिर्फ शिनशिन, जो केयर, सिया और लू केरान जैसे लोग ही सच में बैटलफील्ड में मदद कर पा रहे थे। ब्यूरियल मास्टर ने धीरे से सांस ली। दानवीर, तुम मोह में फंसे हो। उसकी आंखों में दया थी, पर कुछ और भी जो छू जाता था। उसकी नजर ने ही झांगी को एक पल के लिए खोसा दिया। फिर अचानक उसकी आंखें खुली। सामने सफेद छत। हम्म दृश्य जाना पहचाना लगा, पर दिमाग में जैसे सब धुंधला हो गया हो। नीचे कुछ सॉफ्ट एंड वार्म था। वो लेटा हुआ था। कुछ सेकंड बाद याद आया, ये उसका घर है। यूएलयू कम्युनिटी, थियानाई सिटी की 24वीं मंजिल पर उसका 3 कमरों का अपार्टमेंट। झांगी उठकर बैठा। दिमाग थोड़ा भारी था। कई अजीब लेकिन सुंदर मेमोरीज मन में थीं, पर धीरे धीरे गायब हो रही थी। सपनों की यही तो खासियत होती है, जगते ही सब उड़ जाता है। साइड में सनशाइन खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं अब जाग गया हूं या अब भी सो रहा हूं? पर तो दुनिया तो खत्म हो चुकी थी ना। क्या ये सब एक ड्रीम था? उसने खुद को पिंच किया। औच! दर्द हो रहा है। मतलब सपना ही था। पर न जाने क्यों दिल में एक लॉस सा फील हुआ, क्योंकि उस ड्रीम में बहुत कुछ था। कुछ बेहद खूबसूरत लम्हे और कुछ लोग जो उसके साथ बहुत वक्त तक थे। थोड़ी देर तक उलझन में रहा, फिर वो सोफा पर जाकर लेट गया। आंखें बंद की, शायद फिर से वही सपना आ जाए। जब वो अगली बार जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। फोन अलार्म की आवाज ने उठाया। पास की टेबल से अपना मेट 600 प्रो उठाया। हाथ में लेते ही सब फैमिलियर लगा। कॉलर आईडी, फांग यूकिंग, उसकी गर्लफ्रेंड। उन्होंने 6 महीने पहले रिलेशनशिप शुरू की थी और नेक्स्ट ईयर नेशनल डे के आसपास शादी का प्लान था। हेलो यूकिंग। फोन पर प्यारी सी लड़की की आवाज आई, थोड़े गुस्से के साथ। कब से कॉल कर रही हूं? होम पे हो या नहीं? घर पर हूं। तो डोरबेल बजाने पर कोई ओपन क्यों नहीं कर रहा? ओ ओ, एक मिनट, अभी खोलता हूं। वो तेजी से स्लीपर्स पहनकर डोर की तरफ भागा। डोर ओपन हुआ। बाहर एक नाजुक सी लड़की, सफेद ड्रेस, गुच्छी शूज और चैनल बैग के साथ खड़ी थी। फांग यूकिंग। उसके पीछे थी उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन कैनिंग, जो थोड़ी कम सुंदर लेकिन बेहद अच्छी इंसान थी और हमेशा से झांग यी की दोस्त भी रही थी। दोनों लड़कियां ढेर सारे सामान के साथ घर में आईं। चप्पलें उतारते हुए बड़बड़ाईं, वीकेंड पर हॉटपॉट का प्लान था और तू अभी तक सो रहा था। कोई कितना भी जगाए, उठता ही नहीं। झांगी मुस्कुराकर बोला, सॉरी, ओवर स्लीप हो गया। दोनों ने बात को इग्नोर किया और किचन में जाकर सब्जियां धोने लगी। झांग ये लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। यूकिंग उसे किचन का काम करने नहीं देती थी। वो मानती थी कि अगर लड़के रोज किचन में जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं। उसने पीछे देखा। यूकिंग और कैनिंग एफ्रन पहनकर सब्जियां धो रही थी। वो सीन उसे बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये सब रियल नहीं, कोई हल्का सा सपना हो। उसे वो ड्रीम फिर याद आया। ड्रीम जिसकी डिटेल्स अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। कुछ देर बाद कैनिंग हॉट पॉट निकाल लाई। दोनों लड़कियां हंसते हुए सामग्री सजा रही थी, लेकिन झांगी का मन कहीं और था। यूकिंग ने पूछा, आज तुम इतने चुप क्यों हो? सब ठीक है? कुछ नहीं, बस एक अजीब सपना आया था, झांगी बोला। क्या सपना? बहुत लंबा, जैसे कई साल बीत गए हों। दुनिया एंड हो गई थी, सब जगह बर्फ थी। हम सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। कैनिंग बोली, ओह, एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला ड्रीम। ये तो शॉर्ट वीडियो में बहुत दिखता है। यूकिंग हंसकर बोली, मैं भी उस ड्रीम में थी। झांगी ने कहा, हाँ, हम साथ थे। शादी के बाद भी साथ रहते थे। लेकिन उसके मन में उस ड्रीम की कुछ औरतें घूमने लगीं, जिनके बारे में वो यूकिंग को नहीं बता सकता था। लंच के बाद वो सब एक नई मूवी देखने निकले। लिफ्ट 18वें फ्लोर पर रुकी। एक लड़की अंदर आई, ब्लैक स्वेटर, चश्मा और एक फेमिनिन प्रेजेंस। उसे देखते ही झांगी का दिल तेज धड़कने लगा। वो थी जो केयर, जो उसके ड्रीम में उसकी पार्टनर थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं बोला। नीचे उतरकर वो लोग वेस्ट फेंकने गए। कॉम्प्लेक्स के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। लोग चेस खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कोई कुत्ता लेकर घूम रहा था। सब कुछ रियल लगा। फिर भी झांगी को लग रहा था जैसे वो किसी डबल वर्ल्ड में जी रहा हो, एक वो जो अभी है और एक जो उसने ड्रीम में देखा। यूकिंग ने माथा छूकर कहा, तुम्हें फीवर नहीं है?
फिर भी इतने डिस्टर्ब क्यों हो? झांगी धीरे से बोला, वो सपना इतना रियल था जैसे मैं सच में वहां था। पर फिर खुद को याद दिलाया, उसके पास एक अच्छा घर है, एक प्यारी गर्लफ्रेंड, स्टेबल लाइफ। फिर भी न जाने क्यों उस ड्रीम वर्ल्ड की याद उसे अब भी खींच रही थी। फांग यूचिंग ने झांगी की आंखों में देखकर पूछा, तो बताओ, तुम्हें यहां अच्छा लगता है या ड्रीम में? झांग ने बिना झिझक स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल यहां की लाइफ रियल है। फांग यूचिंग उसका हैंड पकड़कर पार्क की ओर भागी। हर तरफ स्प्रिंग थी, लोग अपने पेट्स के साथ वॉक कर रहे थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी आसमान से एक वॉइस गूंजी, भाई जांगी, ये सब इल्यूजन है। वेक अप, तुम जांगी हो, यांग शिन शिन का डियर ब्रदर। नेक्स्ट मोमेंट उसकी आंख खुल गई। न फांग यूचिंग थी, न स्वीट नेबर्स, न यूएलयू की वार्मथ। सिर्फ एक यंग मॉन्क सामने खड़ा था। झांग के चीक्स पर टीयर्स थे। बिना नोटिस किए वो रो पड़ा। फ्यूनरल मास्टर ने कहा, अमिताभ, तुमने इतनी स्ट्रांग विल पावर दिखाई, शायद तुम बुद्ध बनने के लायक हो। असल में सिक्स डस्ट्स की टेक्निक लोगों को एक परफेक्ट इल्यूजन में ट्रैप कर देती है, लेकिन झांग ने खुद को उससे बाहर निकाल लिया। लेकिन यह सिर्फ विल नहीं थी, उसने पहले ही शिन शिन से एक रूल एरो लगवाया था, जो तभी एक्टिवेट होती जब वो इल्यूजन में फंसता। उसी एब्सोल्यूट एबिलिटी ने उसे शॉक देकर रियलिटी में वापस लाया, क्योंकि उस ड्रीम में यांग शिन शिन नहीं थी और वही उसकी ट्रू रियलिटी थी। उसने कहा, थैंक यू, मुझे वो सब दिखाने के लिए। इवन अगर सब फेक था, वो मेरे अधूरे हिस्सों को भर गया। फिर उसका फेस सख्त हो गया, लेकिन तुमने मुझ पर अटैक किया है और मैं ये ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फ्यूनरल मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें बस सील करना चाहता था। मुझे पता है तुम लुओ झुओ से कांटेक्ट में हो। झांग बोला, गुड, कम से कम तुम ये जानते हो। इसके बाद उसने एक साइड इशारा किया और मुएन की शैडो स्पेस से एक वुमन निकली। लॉन्ग हेयर, साइलेंट स्माइल, मदरली वाइब्स वाली लियू रोयान। फ्यूनरल मास्टर उसे देखकर शॉक्ड रह गया। वही वुमन जिसने उसे एक मैन बनाया था, उसकी फर्स्ट और ट्रू लगने वाली लव। उसने सिर्फ एक वर्ड कहा, कम। लियू रोयान उसकी तरफ देखी, स्माइल की, लेकिन फिर झांग यी की तरफ टर्न हुई और उसकी आर्म्स में समा गई। फ्यूनरल मास्टर शेक हो गया, उसका फेस वाइट पड़ गया। वो सोच रहा था, क्या वो मेरी नहीं थी? मैंने उसे जीत लिया था, तो फिर वो उसके पास क्यों गई? झांग ने रुयान को अपनी आर्म्स में टाइट पकड़ लिया और स्माइल करते हुए बोला, कैसा लगा ये गिफ्ट जो मैंने तुम्हें दिया? मैं भूल गया था बताना, ये वुमन मेरी प्लानिंग का पार्ट थी। वो वही करती है जो मैं बोलूं। तुम सोच रहे हो कि उसने तुमसे लव किया, लेकिन रियल में वो ब्लिजार्ड सिटी में थाउजेंड्स ऑफ मर्दों को एंटरटेन कर चुकी है। ये उसका प्रोफेशन है। हर वर्ड फ्यूनरल मास्टर के दिल में हैमर की तरह गिरा। लियू रुयान, जिससे उसने मैन होने का मतलब सीखा, वो सिर्फ एक मनी के लिए बिकने वाली वुमन। प्लॉप। एंगर में उसका ब्लड मुंह से बाहर आ गया। उसने फिंगर उठाई, आईज फुल ऑफ रेज। ये अनफॉरगिवेबल है। जब झांगी सिक्स डस्ट रिकॉग्निशन से जागा, तो उसने तुरंत बुरियल मास्टर पर एक स्पिरिचुअल अटैक किया। किसी को उसी की ट्रीटमेंट देना, क्या ये बेस्ट रिवेंज नहीं? बुरियल मास्टर और झांगी के बीच सुपर पावर इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का फर्क था, लेकिन असली फर्क माइंडसेट में था। बुरियल मास्टर को हमेशा डर और रिसर्च का सब्जेक्ट माना जाता था। झांगी ने उसके लिए एडवांस में एक केयरफुल प्लान बनाया था। उसे पता था कि वो बौद्ध मॉन्क की तरह विल पावर नहीं रखता, इसलिए उसने पहले से यांग शिन शिन से रूल एरो एक्टिवेट करवा ली थी। और यही उसकी असली स्ट्रेंथ थी, अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करना और पहले से रेडी रहना। लेकिन क्या बुरियल मास्टर, जो एक प्राउड और प्योर आदमी था, झांगी के ट्रैप को झेल सकता था? लियू रुयान को झांगी की बाहों में देखकर बुरियल मास्टर का दिल टूट गया। गुस्से में उसने खून उगल दिया। झांगी जानता था, किसी भी मर्द के लिए यह सबसे बड़ा हिट होता है कि उसकी पहली औरत किसी और की प्लानिंग का हिस्सा निकले। वो साथ थी, लेकिन सिर्फ एक टास्क की तरह। बुरियल मास्टर की आंखें लाल थीं। उसने अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भूलकर वायलेंट अटैक शुरू कर दिया। पर जांगी ने सेन लो वॉन शांग की 3000 डायमेंशनल गेट्स एक्टिवेट कर दी और उसके हर अटैक को निगल लिया।
झांगी मन ही मन मुस्कुराया। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जिस दिल से पावर आती है, अगर वही टूट जाए तो पावर भी गिरती है। झांगी ने एक हाथ में लियू रुयान और दूसरे में बाई श्याओ लेकर अटैक करना जारी रखा। हर एक सीन बुडियल मास्टर को और अनस्टेबल बना रहा था। झांगी ने मजाकिया अंदाज में कहा, इतना गुस्सा? अरे भाई, मैं तो बस तुम्हारी वाइफ का ख्याल रख रहा हूं। फिर लियू रुयान की तरफ देखकर पूछा, तो बताओ कैसा था वो? रुयान ने अपनी रोल समझी। उसने ठंडेपन से जवाब दिया, उसका परफॉर्मेंस बहुत वीक था। हर बार मुझे गाइड करना पड़ता था। सॉरी, जुएगुओ, तुम्हारा साइज भी छोटा है और तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। हर वर्ड बुरियल मास्टर के दिल में नश्तर बनकर चुभा। उसने फिर से खून उगल दिया। झांगी ने बाई श्याओ से खाली जगहों पर फायर किया और बुरियल मास्टर की बॉडी को वॉइड स्फीयर में लपेट लिया। अब वो पस्त था। उसके अंदर जीने की भी इच्छा कम हो गई थी। आखिरकार उसका गोल्डन डिफेंस टूट गया और वो पूरी तरह से एक्सपोज होकर झांगी और रुयान के सामने आ गया। बुरियल मास्टर के कपड़ों में सेल्फ रिपेयर की क्षमता नहीं थी। जब वो हार मान चुका था, झांगी के अटैक से उसके कपड़े फट गए। लियू रुयान हंस पड़ी। बुरियल मास्टर को होश आया और उसने खुद को देखा, पूरा नग्न। उस पार्ट को देखकर वो शर्म से मर गया। रुयान बोली, इतनी बेइज्जती, जल्दी से उस छोटी चीज को ढक लो। फिर बुड़ियल मास्टर ने एक भिक्षु के कपड़े फाड़कर खुद को ढका और गुस्से में दहाड़ा, तूने मुझे नीचा दिखाया है, अब तू बचेगा नहीं। झांगी शांत लहजे में बोला, इतना सादा दिल, अब समझा रुयान ने तुझे क्यों नहीं चुना। फिर उसने लगातार उसे मेंटल अटैक से तोड़ना शुरू किया। रुयान तुझसे प्यार नहीं करती, तू एक प्रोस्टिट्यूट से बेवकूफ बना था। क्या तुझे पता है वो तुझसे पहले कितनों के साथ थी? बुड़ियल मास्टर का मन टूटता गया। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। उसकी अब तक की जिंदगी में किसी ने उसे इतनी बेइज्जती नहीं दी थी। दर्द में उसने आंखें बंद की, फिर खोली। अब उसकी आंखों में सिर्फ मर्डर इंटेंट था। अब वो सबको मार देना चाहता था ताकि कोई लियू रुयान की सच्चाई न जान पाए। झांगी हंसा, तू मुझे मार भी नहीं सकता। फिर बुड़ियल मास्टर ने आकाश की तरफ हाथ उठाया। फेथ एनर्जी की गोल्डन लाइट उस पर बरसी, लेकिन यह लाइट अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। झांगी मन ही मन खुश था। मेरी प्लानिंग काम कर रही है। अब जब बुड़ियल मास्टर की आत्मा लालच और गुस्से से भर गई थी, उसे तांत्रिक आशीर्वाद नहीं मिल सकता। लेकिन बुरियल मास्टर ने हार नहीं मानी। तुझे मारूंगा और फिर डेमोनिक एबिस के नीचे की जातियों को खत्म करके तांत्रिक आशीर्वाद फिर से हासिल करूंगा। सिक्स कॉन्शियसनेस मेथड। उसने अपना राइट हैंड चेस्ट पर रखा और एक जबरदस्त ताकत उसके शरीर से निकली। भले ही वो अब डार्क पाथ पर जा चुका था, लेकिन ब्लैक टैंक लेवल एलियन की ताकत अब भी मौजूद थी। झांगी को समझ आ गया था, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। गोल्डन लाइट ने झांगी की डायमेंशनल गेट को हिला दिया। एक दरवाजा क्रैक कर गया। झांगी ने लियू रुयान को शैडो स्पेस में भेज दिया ताकि वो पूरे फोकस के साथ लड़ सके। उसने दोनों हाथों से फायर किया। वॉइड बुलेट्स आसमान से बरसने लगे। बुरियल मास्टर ने फिस्ट से वॉर किया। गोल्डन लाइट से वॉइड को खत्म करता रहा। प्योर स्ट्रेंथ की लड़ाई में बुरियल मास्टर का पलड़ा भारी था। आखिर 2000 पॉइंट का डिफरेंस कोई मजाक नहीं। लेकिन तभी झांगी ने एक खास बम से हमला किया जिसमें ट्रांसयूरेनियम था। 7 टन टीएनटी के बराबर विस्फोट। बुरियल मास्टर उछलकर दूर जा गिरा। डेजी और कियोंगड़ा जैसे लोग भी झटकों से दीवारों से टकरा गए। कई लो लेवल स्ट्रेंजर्स सिर्फ शॉकवेव से ही मर गए। यहां रुकना मौत बुलाने जैसा है, निकलो, क्योंगड़ा चिल्लाया। सभी ने जल्दी से गॉड सोर्स को छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। डेजी रुका, कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर भागने वालों को देख भाग गया। अब रूम में सिर्फ झांगी और बुड़ियल मास्टर बचे थे। ये कमरा बैरियर स्टोन से बना था जो इतनी ताकत को भी झेल सकता था।